वेलकम सर, वेलकम 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 वेलकम। शानदार। जी, वेलकम सर, सभी वेलकम। साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। नमस्कार। नमस्कार सर, जय जय आरतीयम। जय और अर्चन इस सर। जय आरसीएम सर। और इस कामयाबी की कहानी में कहानी की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक ऐसे प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है जिस प्रोग्राम से बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखने का उन्होंने मौका लिया। बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कामयाब हुआ है ना, तो वो माहौल में जाने के बाद ही कामयाब हुआ है। तो ये जो सेशन तैयार किया गया है, ये उसी के लिए है कि एक दूसरे को देख के हर व्यक्ति यहाँ काम करने के लिए तैयार हो और वो आगे बढ़ने के लिए वो अग्रसर रहे। इसीलिए इस कामयाबी की कहानी की शुरुआत की गई है और उसके लिए एक बार जोरदार मैं ताली चाहूंगा प्रियांशु वर्मा सर और अरविंद गुप्ता जी के लिए। जोरदार ताली होना चाहिए जिन लोगों ने धन्यवाद। मिलकर इस प्रोग्राम की यस। शुरुआत की। और आज का मौका मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मुझे अपनी कामयाबी की कहानी बताने का मौका है। और जब भी अपनी कहानी बताने का मौका मिलता है तो अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आती है। तो ज्यादा देर न करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। आवाज और क्लियर आ रही है उदय सर सब? आ रही है सर। जी। प्रॉपर आ रही है। तो मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं मुंबई में रहता हूँ और पिछले कई सालों से इस आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, आरसीएम अभियान का स्टूडेंट हूँ। आरसीएम में आने से पहले मैं बीएससी पार्ट वन का स्टूडेंट हुआ करता था और गांव में रह के मैं पढ़ाई करता था और गांव में रह के ही मैं आर्मी और पुलिस की तैयारी करता था। मैं रहने वाला चंदौली जिला के छोटे से गांव एक कमालपुर है, कमालपुर बगल में पसाई का रहने वाला हूँ। और शुद्ध रूप से मैं एक किसान फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी खेती करते हैं और मेरे पिताजी अकेले लड़के हैं अपने पिताजी के। और हमारा जो खेती है वो धान का खेती कहा जाता है। और चंदौली जिला के अंदर में उत्तर प्रदेश तो धान का अ, जिला कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। उसमें भी चंदौली जिला धान का कटोरा कहा जाता है। और हमारा जो इलाका है उसमें सबसे ज्यादा धान खेती होती है, जिसको बोलते हैं नरवन। तो उस नरवन फील्ड से हैं, जिस नरवन के बारे में बताया जाता था कि अगर बारिश हो जाती थी तो कोई भी व्यक्ति किसी गांव से किसी दूसरे गांव में नहीं जा पाता। ऐसी मिट्टी होती थी, एक बार वो पकड़ लेती तो फिर छोड़ती नहीं थी। तो उस इलाके से मैं हूँ, एक बहुत किसान फैमिली से एकदम गांव में रहने वाला व्यक्ति हूँ मैं। वहां मैं रहता था और जैसे मैं बड़ा हुआ तो हर व्यक्ति के माँ बाप के सपने होते हैं कि हमारा बेटा कुछ न कुछ करे, हमारे आमदनी का एक कहते हैं ना कि एक घर में सहयोग करे। और खास तौर से गांव में आज भी लोग नौकरी इसलिए करते हैं कि कमाई का साधन तो होना ही चाहिए, लेकिन शादी ब्याह करने के लिए भी नौकरी बड़ा जरूरी होता है। हम लोग के इलाके में ऐसा था, तो हमारे मम्मी और पापा भी चाहते थे कि ये नौकरी करे ताकि शादी अच्छे से हो पाए। तो मैं भी नौकरी को पाने के लिए हमने आर्मी और पुलिस की जोरदार तैयारी शुरू की। रोड पे सुबह 4 बजे 5 बजे भोर में उठ के मैं डेली रन करने जाता था और डेली दौड़ता था, डेली मैं मेहनत करता था। और लगभग साल भर मैंने इसके ऊपर खूब मेहनत किया। कई सारी भर्तियां भी देखी, कई जगह मैंने छटनी भी हो गई मेरा, कहीं मेडिकल में छटनी हो गया, कहीं फिजिकल में, कहीं रिटेन में, कई बार छटनी हुआ। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास जारी था और मैंने प्रयास करना बंद नहीं किया। लगातार चलता रहा, लगातार चलता रहा। लेकिन उसी दौरान मेरे जीवन में एक घटना होती है। मेरे जीवन में एक ऐसे शख्सियत आए, मेरे बुआ के लड़के आदरणीय अजीत प्रताप सिंह, मेरे बड़े भाई साहब। एक बार मैं सर के लिए जोरदार ताली चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को बुलाया, और बुलाया क्या, मेरे पिताजी चंदौली गए थे मेरे बुआ के पास में। तो वहीं अजीत सर मिले और मेरा नाम पूछे कि वो क्या करता है। तो पापा ने बताया कि अभी तो घर पे ही है, तैयारी कर रहा है पुलिस और आर्मी की रोड पे। तो सर ने बोला कि आप चंदौली भेज दीजिए। पापा आए और पापा ने बताया कि आ, आपको अजीत सर ने बुलाया है। हम चले गए और पहली बार हम गांव से बाहर निकले थे। मैं वहां पर गया और वहां जाने के बाद में उनके साथ में बातचीत हुई। तो हम लोग पहली इनकम कमाने के जरिया ढूंढे और उन्होंने शुरुआत किया था नौबतपुर, और यूपी और बिहार का बॉर्डर होता है नौबतपुर। वहां पे हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट की शुरुआत की। गाड़ियां जो आती थी बिहार से जो यूपी में जाती थी, उस गाड़ी के जो कागज वगैरह फेल हुआ करता था उसके कागज को हम लोग बनवाते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बालू का काम करना शुरू किया और खूब पैसा कमाना शुरू किया वहां।
एक एक दिन में हम लोग 20-20, 25-25 हजार रुपये कमाते थे वहां पे। इस तरह से जलवा हो चुका था। पैसा कमाना भी शुरू किए हम लोग बढ़िया से। लेकिन कुछ कारणवश वहाँ दिक्कतें हुई, मार झगड़े हो गए, तो फिर हम लोगों ने वहाँ के काम को छोड़ दिया। और छोड़ क्या दिया, छुड़वाया गया। ये सब लड़के पढ़े लिखे हैं और बेकार हो जाएंगे। तो अजीत सर के माध्यम से आरसीएम बिजनेस मिला। अजीत सर को पहले ज्वाइन कराया गया, उनके बड़े भाई साहब ने ज्वाइन कराया, और अजीत सर ने फिर मेरे को ज्वाइन कराया। जब जैसे ही उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कराया, तो मैं आरसीएम बिजनेस का नाम सुनते बोलता कि कौन से लफड़े में पड़ गए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अच्छा पैसा कमाते थे। तो मैं पूछा कि कौन से काम में भैया पड़ गए। बढ़िया से जाते थे, 1-2 घंटा में कागज लेके जाते थे सेल टैक्स ऑफिस में, और वहां कागज जमा करते थे, और गाड़ी वाला को देते थे, पैसा मिल जाता, जेब भर जाता था, आराम से एंजॉय करते थे। अब ये कौन सा शुरू कर दिए काम, लेकिन अब सर के साथ में था, तब उनके साथ में जाता था। लगभग 1 साल तक लगातार हम लोग काम करते रहे। कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं होगा जिसको हमने आरसीएम नहीं बताया, कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा जिसको हमने आरसीएम नहीं बताया, और हम लोग आरसीएम बिजनेस में लीन हो चुके थे। लेकिन आरसीएम तो समझ में आ जाएगा था अजीत सर को, मेरे को आरसीएम समझ में नहीं आया था। मैं तो आरसीएम को फारसीएम बोलता था, क्योंकि मेरे को वही ट्रांसपोर्ट वाली इनकम दिखती थी, और वही मुझे लगता था कि यार वहीं पे मजा था। लेकिन अजीत सर एक बात बोलते थे, यार इस बिजनेस से लाखों रुपए की इनकम आएगी। फिर उसी दौरान आदरणीय डी कुमार सर से हमारी मुलाकात हुई। सदराजे के बाद सर के लिए जोरदार ताली देना चाहता हूँ। सदराजे के अंदर में मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे हम लोग को प्लान दिखाया, और प्लान में उन्होंने सिक्योरिटी की बात कही थी उस समय, कि इस बिजनेस में अगर आप काम करते हैं तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, आपके नहीं रहने के बाद भी आपके परिवार को इनकम मिलेगा, आपके परिवार को इनकम लगातार आता रहेगा। और उस सिक्योरिटी ने बहुत मोटिवेट किया कि ऐसा भी है क्या, कि हमारे नहीं रहने के बाद में ये हमारे परिवार को इनकम मिलेगा। उस समय क्या होता था कि आर्मी और पुलिस में भी पेंशन मिलता था, कि हमारे नहीं रहने के बाद भी हमारे परिवार को पेंशन मिलता था। बोला ऐसा भी क्या है, यानी ऐसा कि यहाँ पेंशन मिलता है। हम लोग लग गए, फिर भी हमको नहीं समझ में आया। लगे रहे अजीत सर के साथ लगे रहे, और मेरी भी शादी वो हुई नहीं थी, हम भी सर के साथ में लगे थे, और दिल से आरसीएम करते ही नहीं थे, बस सिर्फ उनके साथ में मैं लगा रहा। लेकिन साथियों, कहा जाता है कि एक दिन ऐसा आता है जो आपके जीवन को पूरा का पूरा घुमा के रख देता है। मेरे जीवन में भी वो दिन आया, और दिन आया एक सेमिनार, और वो सेमिनार था हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र के करोड़पति आदरणीय सुजीत कुमार सिंह। एक बार सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और बार बार मैं मीटिंग में बोलता हूं कि उस सेमिनार ने मेरी पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जो लड़का आरसीएम बिजनेस को करना नहीं चाहता था, आरसीएम बिजनेस इसलिए कर रहा था कि उसके बड़े भाई कर रहे थे। आरसीएम बिजनेस को इसलिए जो भी ज्वाइनिंग हो रही थी क्योंकि बड़े भाई साहब कर रहे थे। बिल्कुल मैं करना नहीं चाहता था, और आरसीएम बिजनेस में बहुत सीरियस ही नहीं था। लेकिन एक सेमिनार ने इस रंजीत सिंह की पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। एक सेमिनार पूरा हलचल मचा दिया हमारे जीवन में, और उस सेमिनार था हिंदुस्तान की कम उम्र के करोड़पति आदरणीय सुजीत सिंह। उस सेमिनार में जाने के बाद मुझे क्या मिला, मैंने क्या ऐसा देखा, क्या ऐसा सुना, कि आज जो लड़का आरसीएम करना नहीं चाहता था, आज वो आरसीएम बिजनेस, उसका जीवन धर्म शर्म सब हो चुका है। आज एज द करियर में आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। क्या हुआ उस सेमिनार के अंदर में, मैं बताना चाहता हूं कि सेमिनार के अंदर में हजारों लोग आए थे, और हजारों लोगों ने टिकट कटा के अंदर में एंट्री लिया था। हमने भी टिकट कटा के एंट्री लिया। लेकिन उस सेमिनार में 1 घंटे तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, और ये आपके जीवन में भी हो सकता है। मुझे आरसीएम बिजनेस 1 घंटे में कुछ नहीं समझ में आया, और इसलिए समझ में नहीं आया कि 1 घंटे तक उस सेमिनार में सिर्फ एक ही चर्चा होती रही कि मैं इतना कमाता हूं, मैं इतना कमाता हूं, मैं इतना कमाता हूं, मैं इतना कमाता हूं। यानी कोई महिला आके बोलती कि मैं हाउस वाइफ हूं, और घर का काम करते हुए मैं आरसीएम करती हूं, और महीने के मैं 2,000 रुपये कमाती हूं। कोई किसान आके बोलता है कि मैं खेती करता हूं, और खेती के साथ साथ मैं आरसीएम करता हूं, और मैं 5,000 कमाता हूं। कोई स्टूडेंट आके बोलता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ, और पढ़ाई के साथ साथ मैं आरसीएम करता हूँ, और मैं इतना रुपए कमाता हूँ। उसके बाद में लीडरशिप अचीवर आए, बोले कोई मैं 25,000 महीने की इनकम है, कोई बोला मैं किराने की दुकान करता हूँ, कोई कहा कि मैं सोने के व्यापारी हूँ, कोई कहा कि मैं टीचर हूँ, किसी ने कहा कि मैं रेलवे में काम करता हूँ, किसी ने 25,000, किसी ने 30,000।
रॉयल्टी आए, टेक्निकल आए, लाखों रुपए की बातचीत होने लगी। 1 से 1.5 घंटे तक मुझे बिल्कुल आरसीएम समझ में नहीं आया। मैं बोला यार ऐसे ही फेंक रहे हैं। लेकिन जैसे ही आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जब आए, वो छोटी सी उम्र, आज भी मुझे याद है दिन, वो पतला सा चेहरा, वो स्मार्टनेस, वो मूछें रखे हुए थे। जब वो स्टेज पे आए, और जब स्टेज पे आने के बाद जब उनका सम्मान होता है, जब उनको माला पहनाया जाता है, और लोग उन्हें 10 से 15 मिनट तक सर सिर्फ उनको सम्मान लोग करते रहे, माला पहनाते रहे, माला से उनका पूरा कहते हैं ना मुंडी ढक गया था। जबरदस्त स्वागत हुआ। उस स्वागत ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि ऐसा भी होता है क्या। उस स्वागत से पहले मुझे आरसीएम समझ में नहीं आया, क्योंकि आरसीएम इसलिए भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हमने कभी आरसीएम किया ही नहीं, वो तो अजीत सर करते थे। लेकिन जब वो स्वागत मैंने देखा तो मुझे लगा कि ऐसा भी है कि आरसीएम बिजनेस। वहां से हमने कुछ इंटरेस्ट लेना शुरू किया उस मीटिंग में, सेमिनार में। और जब सुजीत कुमार सर स्टेज पे आया और वो हाथ में माइक लेकर जब उन्होंने बोला कि मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूं। उन्होंने अपनी उम्र 26-27 साल के आसपास बताया, कि उन्होंने मेरा बताया कि मेरी उम्र 27 साल है और महीने की मैं 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ आरसीएम बिजनेस से। एक छोटी सी उम्र का एक लड़का जब बोलता है कि मैं इस बिजनेस से 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम करता हूँ, वहां से मेरा दिमाग घुमा। यार मैं नौकरी के लिए 4 बजे भोर में, 5 बजे भोर में उठ के आर्मी की, पुलिस की नौकरी के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था, दौड़ रहा हूं, और ये व्यक्ति कर रहा है 25,000 रुपए के लिए मैं भाग रहा था। जब मैं ट्रांसपोर्ट में काम करने लगा कि यार रात रात भर कभी हम खड़े रह जाते थे, कागज हमारे नहीं निकलते थे, रात रात हम जगे रह जाते थे। और ये कैसा बिजनेस है कि एक मात्र 27 साल का लड़का, जिसको सम्मान भी मिल रहा है, माला भी पहनाया जा रहा है, और महीने की 2.5 लाख रुपए की इनकम। वहां से मुझे लगा कि इस बिजनेस में कुछ दम है, और वहां से मैं पहली बार आरसीएम को करने के लिए सीरियस हुआ। नहीं तो मैं कभी आरसीएम में सीरियस ही नहीं हुआ था। वहां से मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे भी आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। और जैसे मैंने डिसीजन लिया कि मुझे करना चाहिए, मैं तेजी से आरसीएम करना शुरू किया। कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने आरसीएम का किट नहीं दिखाया होगा। कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा जिसको मैंने आरसीएम बिजनेस की प्लान नहीं दिखाया। जितने भी हमारे दोस्त सर्कल में थे सबको मैंने बताया। पागल की तरह मैं आरसीएम बिजनेस करने लगा था। सुजीत कुमार सिंह को देख, एक बार चाहता हूं मैं कि आदरणीय सुजीत कुमार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। यस सर। उनको देखने के बाद मैं अंदर से एकदम जाग गया था कि नहीं, ये व्यक्ति जब आरसीएम से इतने रुपए की इनकम कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने वहां सीरियस लिया, अपने आप को आरसीएम को सीरियस लिया, और फिर मैंने आरसीएम बिजनेस की रियल में जर्नी शुरू की। रियल में मुझे अंदर से एक आग आई लगी, एक माइंडसेट तैयार किया कि मुझे भी सुजीत कुमार सिंह जैसा बनना है। और वहां से मैंने आरसीएम की जर्नी शुरू की। आरसीएम की जर्नी शुरू करने से पहले मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं थी। मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा नहीं कि पैसे की तंगी थी, कुछ नहीं, मैं बहुत शानदार जिंदगी चल रही थी। मेरे जीवन में जितने भी दर्दनाक कहानियां बनी, वो आरसीएम शुरू करने के बाद। मैंने सीरियस होकर आरसीएम करना शुरू किया, अपने दोस्तों को बताया, रिश्तेदारों को बताया। और आपको पता है कि अपने दोस्त रिश्तेदार जल्दी सुनते नहीं है, और वो मना करते हैं। और वहां हमने खूब मेहनत किया, दाल नहीं गली। तो फिर मेरा बिजनेस मैं शहर में लेके गया, शहर में लोगों को ज्वाइन करा। जितने भी दोस्त रिश्तेदार थे सबको मैंने बोल दिया था, कुछ जुड़े कुछ नहीं भी जुड़े। साथियों, उसी दौरान मेरा बिजनेस नागपुर शहर में जाता है एक दोस्त के माध्यम से। श्रवण कुमार यादव मेरा एक दोस्त था, मेरे गांव का ही था। उसके जीजा जी नागपुर में WCL में एम्प्लॉयज थे, और वहां हम नौकरी करते थे, बहुत अच्छे पद पे थे वो। और ये मेरा दोस्त ज्वाइन कर लिया, इसको जबरदस्ती मैंने ज्वाइन किया था। 1500 में किट मिलता था उदय सर, और मैंने 900 रुपया उसने दिया था सिर्फ। उसके बाद वो पैसा दिया ही नहीं। ये क्या बात। और उसने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के ठीक हमको लगता है कि 7-8 दिन बाद वो काला वाला बैग लेके वो नागपुर पहुंच गया अपने दीदी के घर। यस। और जब नागपुर पहुंच गया और वहां पे उसने 15 दिन 16 दिन रहा वहां पे। और वहां पे उसने आरसीएम की शुरुआत की। वहां पे पानठेले पे एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया जिसका नाम है इश्तियाक बेग, जो आज एमराल्ड अचीवर है, जिनके नीचे करोड़ों का बिजनेस है। उनको ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराने के बाद में वहां और 2 4 5 7 ज्वाइनिंग हुई। यहाँ हम लोग बहुत तैयार हो गए कि अरे यार, अपना बिजनेस नागपुर स्टार्ट हो गया। सारे अपलाइन, सारे लोग सब एक्साइटेड हो गए। अब बात हुई कि अब नागपुर तो 1,000 किलोमीटर दूर है। 1,000 किलोमीटर दूर फिर ये बिजनेस बिल्ड कैसे होगा।
फिर अजीत सर 1-2 महीना, 3 महीना 4 महीना अजीत सर गए, वहां मीटिंग करके आए, ज्वाइनिंग बहुत सारी हुई। उसके बाद में जो नजदीकी पिकअप सेंटर वाला था वो किट नहीं दे रहा था, बोला ये बाहर के लोग हैं, सारा किट ले लेंगे तो किट ही खत्म हो जाएगा। फिरोज बेग जी फोन किए कि सर यहाँ पे ज्वाइनिंग तो 50 है। होता है ना कोई एक्साइटेड में 20 ज्वाइनिंग है तो वही बोल देता है 50 ज्वाइनिंग है। फिरोज सर यस। बड़े एक्साइटेड होके बोले कि सर 50 ज्वाइनिंग है और किट नहीं मिल रहा है। और जैसे यहाँ पे खबर आई अजीत सर को और डी कुमार सर को ये पता चला कि 50 ज्वाइनिंग होने वाली है नागपुर महाराष्ट्र में और किट नहीं मिल रहा है, तब यहाँ पे प्लानिंग किया गया। और प्लानिंग करने के बाद में बलि का बकरा मुझे बुलाया गया। जाएगा कौन किट लेके? भाई वह नागपुर तो मिल नहीं रहा है। अब नागपुर मिल नहीं रहा तो ये किट लेकर जाएगा कौन? तो मैं था कुंवारा, अजीत सर की शादी हो गई थी। तो मेरे को बताया गया कि देखिए रंजीत सर, नागपुर बिजनेस है बहुत बड़ा है और वहां अगर ये किट पहुंच गया जान लीजिए कि धमाल मच जाएगा। और मैं आपको रियल में बताऊं सर, मैं गांव में रहता था, मैं बहुत ज्यादा ट्रेन में भी सफर नहीं किया था, कहीं जाने आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मुझे बताया गया कि आपको नागपुर जाना है, 50 किट खरीदा गया 1500 रुपए का, उसको पैक किया गया रेलवे स्टेशन, रेलवे में जाके। और मैं जनरल बोगी में, ध्यान से समझिएगा, जो व्यक्ति के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं थी, कोई कभी दिक्कत नहीं थी, ना खाने की दिक्कत थी, ना कपड़ा पहनने की दिक्कत थी, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी, वो व्यक्ति पहली बार आरसीएम बिजनेस को लेके 50 किट लेकर, जनरल टिकट लेकर नागपुर के लिए 1000 किलोमीटर के लिए वो व्यक्ति निकल चुका। मैं तैयार हो गया कि मुझे जाना है, मैं निकल गया। और इतनी भीड़ थी ट्रेन में, आज भी मुझे वो पिक्चर याद आता। और अजीत सर, बार बार आपको अजीत सर के मुंह आवाज सुनते होंगे आप, वो पिक्चर मुझे याद, आज भी याद है कि मुझे जब भेजा गया तो मेरे पास फोन नहीं था, तो 1110 एक सेट आता था नोकिया का। वो सेट मुझे अजीत सर ने अपना दिया कि इसको ले लीजिए, इसको लेकर जाइए और कोई दिक्कत होगा तो अपना फोन हम लोग करते रहेंगे। सर मैं ट्रेन में बैठा और ट्रेन जैसे ही मिर्जापुर के आगे आई, मतलब बनारस से जो बैठा, मैं खड़ा खड़ा बैठा, आज भी मुझे ट्रेन याद है, पटना सिकंदराबाद और ट्रेन थी, बनारस से निकली, मिर्जापुर आते आते मेरा तो हालत खराब हो गया कि हम ट्रेन में जाएंगे कैसे, अभी तो बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, और मिर्जापुर जाते जाते हालत खराब हो गई। और ये स्थिति हो गई कि अब हम नहीं जा पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं मिर्जापुर स्टेशन पे मैं उतर गया था, 50 किट अंदर, मैं बाहर उतर के मैं फोन किया अजीत सर को कि भैया अब हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ है, जान चली जाएगी। अब अजीत सर को टेंशन हो गया कि अरे यार 50 किट लिया हुआ है, अभी बोल रहा है कि हम नहीं जाएंगे, बड़ा टेंशन। अब मोटिवेट किया अजीत सर ने कि नहीं यार जाना है, वहां बिजनेस हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ऐसा मोटिवेट किया कि मैं फिर घुसा। और मैं बता दूं कि खड़ा खड़ा मैं इटारसी तक गया। इटारसी के बाद में एक ऊपर में जगह मुझे मिला, मैं कैसे बैठा और कैसे कैसे करते 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 मैं नागपुर पहुंचा सर। पहली बार लाइफ में इतना दर्द मैंने झेला था वो आरसीएम बिजनेस को करने के लिए। नहीं, उससे पहले मेरे जीवन में कोई दर्द नहीं था, मेरी कोई कहानी नहीं थी। कैसे कैसे बैठ के मैं नागपुर गया और 50 किट वहां पे उतरा। और 50 किट लूट ऐसी हुई जैसे पहले गांव में यूरिया की खाद की बोरी आती थी ट्रक। यस 50 किट सर। जैसे उतरा ना सर, 50 किट मतलब लगता है कि 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, फार्म भर के 50 के 50 ज्वाइनिंग हो गई एक ही साथ। और जैसी वो 50 किट ज्वाइनिंग हुई ना, मैं आपको दिल से बताऊं, मेरा सारा थकान जो है ना वो निकल गया कि यार 50 ज्वाइनिंग हो गया। और वहां से आरसीएम की जर्नी शुरू हुई, वहां से ज्वाइनिंग की लाइन लगना शुरू हो गई। और वहां से 2-4 दिन मैं रह के मैं वापस आ गया चंदौली। वापस हम लोग काम कर ले, फिर अजीत सर भी गए, फिर अजीत सर जाते थे, फिर हम जाते, फिर डी कुमार सर जाते थे। अब हुआ कि वहां पे बिजनेस होने लगा, 150-200 ज्वाइनिंग हो गई। अब हुआ कि इतना बड़ा शहर है, अब इसको बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड करने के लिए ये हुआ कि नहीं, फिर मेरे मेरे को ही चुना गया, अभी आपका ही बिल एक है, मेरा बिल एक था उस समय, अब आपको ही जाना पड़ेगा, आप जाइए, वहां बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ये हुआ कि बिजनेस करने के लिए गाड़ी चाहिए, बस से कैसे करेंगे, ऑटो से कैसे करेंगे। तो मैंने 112 सीसी का डिस्कवर मोटरसाइकिल खरीदा, उससे 6 महीना पहले ही मैंने परचेज किया था। और मोटरसाइकिल से मैं नागपुर चला गया चलाते हुए।
प्लान हुआ कि इस गाड़ी को रेलवे में बुक कर दिया जाए। नई नई गाड़ी थी तो मैंने बोला कि यार नई नई गाड़ी है, पैक करेंगे टूट जाएगा। और नागपुर में गाड़ी चलाते हुए चला गया, वही श्रवण यादव मेरे साथ था, दोनों लोग मिलके हम नागपुर गए। वहां पे मैंने एक छोटा सा रूम लिया, जमीन पे बिछा के वहां पे सोना शुरू किया। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने टेबल फैन दिया, कुछ बर्तन हम लोग खरीदे, और वहां से हमने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। और मैं दिल से बताऊं, मुझे बढ़िया से प्लान भी दिखाने नहीं आता था। मैं लीडरशिप अचीवर बना जब मैं मोटरसाइकिल लेकर नागपुर गया आरसीएम करने के लिए, तो मैं लीडरशिप अचीवर बन गया था, और मुझे प्लान भी दिखाने नहीं आता था। एक बहुत बड़ा लेसन है, क्यों नहीं दिखाने आता था? क्योंकि सारा काम अजीत सर कर लेते थे, प्लान वही दिखाते थे, फार्म वही भरते थे, सब कुछ वही करते थे, और मुझे करने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए मैं सीख नहीं पाया। तो जब नागपुर गया तो मुझे प्लान भी दिखाने नहीं आता था, और छोटे से कमरे में से मैंने आरसीएम की शुरुआत की वहां पे। और जो प्लान दिखाना शुरू किया, करते करते मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटी कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। सरवन तो सर 1 हफ्ता अवधेश सर आओ भाग गया, एक यस हफ्ता भी वो टीका यस नहीं। बोले यार 1 हफ्ता यार कैसे रहेंगे यार, वो भाग गया। और मैं बोला कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। और खाना बनाने का बहुत दिक्कत होता था। आपको बताऊं कि मैं 9 9 दिन जो नवरात्रि के पंडाल चलता था, भंडारे चलते थे, वो भंडारे में खाता था, और मजा आता था, क्योंकि खाना बनाने आता नहीं था। और मैं ऐसे फैमिली से रहा, एक ऐसे फैमिली से हूं कि मेरी मम्मी बिना दूध पिलाए किसी दिन, किसी रात ऐसा होता नहीं था कि बिना दूध पिए मैं सोता था। लेकिन आरसीएम करने के लिए जब नागपुर में गया तो मैं भूखा भी सोया रहा। नूडल्स बना बना के मैं आरसीएम करता था, दूध को गर्म करके और ब्रेड को डाल के, और ब्रेड खा के मैंने आरसीएम बिजनेस किया। अन्न तक नहीं, मैं पूरे दिन नहीं खाता था। भंडारे में जाके, नवरात्रि में जाके खाना खाता था। कभी कभी जो शादियां होती थी, शादियां में घुस जाता था मैं। शादियों में टाई निकालता था और सूट पहना ही होता था, जाके खाना खा के निकल जाता। ये सुजीत सर मुझे एक आइडिया दिए थे, क्योंकि अपलाइन सब संपर्क में थे। लेकिन बहुत तकलीफ था सर, बहुत तकलीफ था। और जिस रूम में मैं रहता था, मैं आपको बताऊं, ये बताने लायक नहीं, लेकिन आज मैं कामयाबी की कहानी है तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जिस रूम में मैं रहता था ना, और जमीन पे वो नहीं था, फोल्डिंग या बेड नहीं था, जमीन पे सोता था। और रात को जब नींद लगती थी ना, तो छछुंदर का नाम सुना होगा आप लोग। यस सर। छछुंदर दौड़ता था और पाँव को टच करके जाता। और एक बार जब एक मच्छर काटता तो आदमी जग जाता है, छछुंदर काटता था, मैं जगता था। उस समय स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे कि हम रात भर बिता लेंगे बैठ के। और मैं रात बिताता था, कैसेट सुनता था, किताबें पढ़ता था। ऐसे ऐसे मैंने कई सारी रातें गुजारी हैं हरसिम की। एक बात तो ऐसा लगा कि सर मैं अब नहीं कर पाऊंगा, और उसी दौरान एक पिकअप सेंटर का फार्म भर गया था, और पहला पिकअप सेंटर खुलने जा रहा था, पहला पिकअप सेंटर। और कहा जाता है कि जिस सेंटर पे आपका अगर पिकअप सेंटर खुल गया तो आपका बिजनेस तो 100% होने वाला है। पिकअप सेंटर खुलने वाला था, और मेरी इच्छा थी कि मैं गांव आऊं। मैं बहुत दिन हो गया था, लगभग 20 से 25 दिन हो गए थे। ये हुआ कि नहीं, अब मैं थोड़ा गांव होके आता हूं। और उसी दौरान वो व्यक्ति ने फार्म भर दिया, और अजीत सर और डी कुमार सर बोले कि नहीं, आपको रुकना है, और अगर आप रुक गए ना तो सर पिकअप सेंटर खुल गया तो माहौल बन जाएगा। सर मैं 45 दिन और एक्स्ट्रा रुका। अब सोच के देखिए कि जो लड़का, अब अपने से अपने ऊपर लेके देखिए कि जब हम एक उम्र में होते हैं, जब हमारे घर जाने की इच्छा होती है, मम्मी से मिलने की इच्छा होती है, पापा से मिलने की इच्छा होती है, और उस दौरान हम जाने की इच्छा में थे, और उसी दौरान हमारे अपलाइन ने कहा कि पिकअप सेंटर खुलने वाला और रुक जाइए। उसके बाद हम 45 दिन रुके सर। 45 दिन हमने घुट घुट के उस रूम में रहा, और दर्द में मैं रहा। और दर्द जब भी होता था, अपलाइन हमको फोन करते थे, मुझे मोटिवेट करते थे कि बस ये दुकान खुल गया तो मजा आ जाए। रात रात भर हम सोते नहीं थे, छछुंदर काटता था। और मुझे लगता है कि यार ये आरसीएम बिजनेस मेरे से अब नहीं होगा, नहीं होगा ये आरसीएम नागपुर बिल्ड। लेकिन जैसे वो दुकान खुला, और देश सर मैं बताऊं कि दुकान खुलते ही जोन लाइन लगी आरसीएम ज्वाइनिंग होने की, जो बिजनेस बढ़ने लगा। फिर मैंने रूम चेंज किया, मैंने एक फोल्डिंग लिया, फिर धीरे धीरे अपग्रेड करना शुरू किया। फिर
सारी दिक्कतें होती थी। पैसा उसमें कमीशन बहुत ज्यादा नहीं आता था, तो चाय बेच के, हल्दी बेच के, मिर्ची पाउडर बेच के, और मैं कई सारी चाय, 17 चाय की दुकान थी सर जहां मेरा चाय जाता था। पहले कैश यस कमीशन तुरंत मिलता था, तो 17 ऐसी दुकानें थी जहां पे चाय बेच के मैं पैसा लेता था और उससे मैं आरसीएम करता था। ऐसा नहीं कि घर से नहीं मिलता मिलता, लेकिन आरसीएम के लिए कोई देने को तैयार नहीं था। चाय बेचकर, हल्दी बेचकर, मिर्ची पाउडर बेचकर हम आरसीएम में पैसा इकट्ठा करते थे और हम आरसीएम करते थे। धीरे 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 एक बार इंश्योरेंस आया, बजाज एलायंस का, सभी लोगों को याद होगा, बजाज एलायंस का इंश्योरेंस आया, और एक गांव से हमने 4.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस निकाला। और जैसे 4.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस निकाला, उस गांव का एक बहुत बड़ा एलआईसी का एजेंट था, और उसने बोला कि रंजीत सिंह कहाँ है, उसको हम मारेंगे। उसने मुझे मारने की प्लान बना लिया था। उसने रोड पे लिख दिया था, रंजीत सिंह से सावधान, क्योंकि हम बजाज एलायंस के पूरे गांव, एक ही गांव से 4.5 लाख का इंश्योरेंस निकाले थे। उस समय स्टार पर्ल में हुआ था सब। यस और उसने प्लान किया था कि मुझे मारना है, उसने रोड पे लिख दिया था, रोड पे लिखा गया था कि रंजीत सिंह से सावधान। मैं डर गया था कि अनजान शहर में, अनजान भाषाओं में मैं रहता था, मैं डर गया था कैसे, लेकिन जिसके साथ में था उसने मुझे हौसला दिया कि रंजीत सर, आपको कुछ नहीं होने वाला है, मैं हूं ना, आपको कोई छू नहीं सकता है। ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन में घटनाएं घटी, जो लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, लगा कि मुझे चला जाना चाहिए। लेकिन साथियों, एक ड्रीम था, एक सपना था, और अप्लाइंग का मोटिवेशन था कि मैं नागपुर रुका रहा। जीरो से आरसीएम बिजनेस की हम और अजीत सर वहां शुरुआत किए। और आपको बताना चाहता हूं, इस शहर को, जो जिस शहर को मैं छोड़ के भाग जाना चाहता था, जिस शहर में मैंने जीवन के सबसे ज्यादा दर्द मैंने झेला, जिस शहर में मैंने एक एक दिन घुट घुट के बिताया, 9 9 दिन मैंने भंडारे में खाना खा के बिताया, भूखा रह के मैंने आरसीएम किया, और आज वहां पे आरसीएम बिजनेस का जलजला आया हुआ है। आज वहां पे 2 एमराल्ड और लगभग 8 से 9 टेक्निकल अचीवर आ चुके हैं सर। 2 एमराल्ड और 8 से ज्यादा टेक्निकल अचीवर, और अभी 2 3 और आने वाले हैं। सितंबर महीने में 1.5 करोड़ का बिजनेस वहां से आया, 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस वहां से आया। मेरी इस कहानी से आप क्या लेसन ले सकते हैं? मेरी इस कहानी से आप एक लेसन ले सकते हैं कि जीवन में अगर आपको कामयाब होना है, जिंदगी में आपको कामयाब होना है, तो आपके जीवन में जो भी परेशानी आएगी, उस परेशानी को आपको झेलना है, उस परेशानी को आपको स्वीकार करना है। लेसन नंबर 1, अगर आपने, आपके जीवन में परेशानी आई और आपने परेशानी को देख के अगर हार मान लिया, तो आपकी कामयाबी वही खत्म होगी। लेकिन अगर आपने परेशानी को परेशानी न मान के, परेशानी को चैलेंज आपने माना, परेशानी को आपने स्वीकार किया कि नहीं, परेशानी जितना भी मेरे जीवन में आएगी, मैं कामयाब होके दिखाऊंगा, मैं होके दिखाऊंगा, तो आप दूसरे रंजीत सिंह बन सकते हैं। आपका सेंटर दूसरा नागपुर खड़ा हो सकता है। लाख परेशानी के बाद भी मैं कभी हिला नहीं, मैं कभी परेशान नहीं हुआ, और मैं डटा रहा, चपा रहा। उसका नतीजा क्या रहा? ये आज इतना बड़ा एम्पायर हमारा वहां खड़ा हो। आज मैं जब जाता हूं वहां, जिस शहर में मैं भूखा रहा, जिस शहर में मेरी गाड़ी का कम से कम 22 से 23 बार तो चालान कट गया सर, मैं इंश्योरेंस का फाइल जमा करने जाता था, पेपर, और नीचे आता था तो गाड़ी गायब। कई बार तो अजीत सर के साथ चालान कट जाता था, क्योंकि यूपी नंबर गाड़ी होती थी, और तुरंत उठा लेते थे सब। उस समय महाराष्ट्र में चलता भी था, यूपी का भैया का भी मैटर चल रहा था। कितने सारे मैंने जिंदगी में समस्या झेला नागपुर बिजनेस खड़ा करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस खड़ा हो गया। आज वहां देखिए, आज करोड़ों का बिजनेस आने लगा। तो पहला लेसन है कि लाख परेशानी आपके जीवन में आए, कभी हिलिएगा मत। लेसन नंबर 2, जीवन में कोई भी व्यक्ति, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा हो, लिखा हो, अनपढ़ हो, गवार हो, गोरा हो, काला हो, कोई भी हो, अगर उसका माइंडसेट अमीर बनने का है, अगर उसका माइंडसेट कुछ बड़ा करने का है, तो वो माइंडसेट अगर अपना बदलता नहीं है, अगर चेंज नहीं करता है, और एक बड़े ड्रीम के साथ में अगर वो काम की शुरुआत करता है, और उस ड्रीम के साथ में अगर बना रहता है, कोई भी दुनिया का चंपालाल उस व्यक्ति को हरा नहीं सकता है। मेरा ड्रीम बन गया था कि मुझे आरसीएम बिजनेस में नागपुर में बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है, और वहां पे ऐसा ही हुआ। और सपने लेके मैंने आरसीएम किया, और उसका रिजल्ट
इतना बड़ा रहा। लेसन नंबर 3, इस बिजनेस में आप जब सोचते हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे कुछ नहीं आता, मेरे से बिजनेस कैसे हो, तो जैसे ही आपके दिमाग में आ रहा है कि ये कैसे होगा, तो आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए कि आप अपने अपलाइन से संपर्क करिए कि सर मेरे को अपने सपने को पूरा करना है, मुझे ड्रीम है, मेरा ड्रीम है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे मेरे सपने को पूरा करना है, और कैसे करना है ये आप मुझे गाइड करो। और उस दिन आप अपने उस अपलाइन को अपना गुरु बनाओ, उस अपलाइन को अपना मेंटर बनाओ, और उस अपलाइन के कही हुए बातों को आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। उस दिन से क्या होगा, आपका माइंड अकेला नहीं होगा, आपका दिमाग अकेला नहीं होगा, आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ आपका एक साथी अपलाइन हो जाएगा जो उसके बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। और कहा जाता है कि जब एक बताए हुए रास्ते पे हम चलना शुरू करते हैं तो शायद हम गलतियां नहीं करते। तो लेसन नंबर 3 है कि जैसे आपको लगे कि यह नहीं हो सकता है, आप अपने अपलाइन से संपर्क करिए, और अपलाइन से संपर्क करके आप अपनी बातों को रखिए कि मुझे इस काम को करना है और इस काम को मुझे आगे बढ़ाना है। आपका अपलाइन आपको 100% सपोर्ट करेगा। लेसन नंबर 4, इस बिजनेस के अंदर में अपलाइन की भी सपोर्ट करने की एक सीमा होती है, एक 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 क्षेत्र होता है कि इतना देर तक आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन कभी कभी होता है कि हमारा अपलाइन, हर अपलाइन का बिजनेस बी लेग ए लेग होता है, कभी कभी हमारा अपलाइन सपोर्ट हमको नहीं कर पाता है। उस दौरान में आपको क्या करना चाहिए, उस दौरान में जब आपको लगे कि नहीं मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो मेरे साथ घटना घटी है वही बता रहा हूं, उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, इस बिजनेस को सीखना चाहिए और इस बिजनेस को खुद करने का, खुद ड्राइव करने का एक डिसीजन लेना चाहिए। खुद ड्राइव करने का एक फैसला लेकर आप ड्राइव करना शुरू करिए कि जैसे मेरे अपलाइन ने बताया है, अब हम अपलाइन की बातों को मान के अब हम खुद प्लान दिखाना शुरू करेंगे, खुद बातचीत करना शुरू करेंगे, इसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके अंदर में आपको मैं 10 बातें आपको सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अगर ये 10 बातों को अगर आपने ध्यान से समझ लिया और खुद भी अपने अपने बल पे अपने बिजनेस को ड्राइव करना चाहते हैं, आप खुद अपने बिजनेस को ड्राइव करके आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो 10 बातें आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको लिखिएगा। क्या करना होगा, पहला काम करना होगा कि आपको जब भी आपको किसी भी टीम में आपको बड़ा बिजनेस करना है, पिन निकालना है, लीडरशिप की, रॉयल्टी के, जो भी निकालना है, टीम को बड़ा करना है, बिजनेस प्लेस को बड़ा करना है, पहला काम होता है कि आपको अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के साथ में हर महीने आपको एक काउंसलिंग करनी पड़ेगी। बिना काउंसलिंग किए आप अपने व्यापार को स्पीड नहीं दे सकते हैं। पहला काम करना होगा कि आपको काउंसलिंग करनी होगी अपने अपलाइन के साथ और अपने डाउनलाइन के साथ, दोनों लोगों के साथ में। अपलाइन के साथ काउंसलिंग इसलिए करना है कि हमको किस तरह से हम करें, आप हमको गाइड करिए, और डाउनलाइन के साथ हमको इसलिए काउंसलिंग करना है कि हम वो डाउनलाइन को अपने स्तर पर बता सकें कि नहीं हम काम को इस तरह से करना है। आपने सुना होगा कि अपलाइन से पूछो कैसे कैसे और डाउनलाइन को बताओ ऐसे ऐसे और बीच में कमाओ पैसे पैसे, ये वही बात है। अपलाइन से काउंसलिंग करिए और फिर अपने लाइफ लाइन की काउंसलिंग करिए। दूसरा नंबर, ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करना आप शुरू करिए। इस बिजनेस की सबसे पावरफुल चीज अगर कोई है तो वो है होम मीटिंग। सतीश पंडित जी अपने कैसेट में बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने होम मीटिंग का सहारा लिया उसका बिजनेस कभी कम नहीं हो सकता है। सतीश पंडित जी खुद अपने कैसेट में कहे हैं कि जब जब मैंने होम मीटिंग किया मेरा बिजनेस बढ़ा, और जब जब मैं अलसाया और होम मीटिंग मैंने कम किया मेरा बिजनेस कम हुआ। इस बिजनेस में दूसरा काम आपको करना है होम मीटिंग। और होम मीटिंग लेने से क्या होगा, आप कपड़े पहनना सीखेंगे, टाई पहनना सीखेंगे, जूते पे पॉलिश करना सीखेंगे, दाढ़ी बनाना सीखेंगे, आप बातचीत करना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे लोगों से, आप मार्केटिंग प्लान के जो है ना इसको एकदम दिमाग में उतार लेंगे, बहुत सारी चीजें वहां से होगी, उसके ऊपर नहीं जाता हूं। तीसरा, बात करना आपको सीखना होगा, बात करना सीखना होगा। आपके जब भी आप फील्ड में काम करेंगे तो आपको गरीब लोग मिलेंगे, अमीर भी मिलेंगे, पैसे वाले लोग मिलेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता मिलेंगे, लेडीज मिलेंगी, जेंट्स मिलेंगे, बच्चे स्टूडेंट मिलेंगे, बूढ़े बुजुर्ग मिलेंगे, हर कैटेगरी के लोग आपको इस फील्ड में मिलने वाले हैं। हर कैटेगरी के लोग आपके पास आएंगे और जो आएंगे उनके बहुत सारे सवाल होंगे। और कहा जाता है कि धोबी के पास में धुला हुआ कपड़ा कभी नहीं जाता है, जाता है क्या? धोबी के पास कभी धुला हुआ कपड़ा, धोबी के पास जो भी कपड़ा जाता है सब गंदे जाते हैं।
तो जब भी आपके बीच में इस प्रकार के लोग आएंगे तो आपको सीखना होगा बातचीत करना, कैसे बात करना है, अमीर आदमी को क्या बात करना है, एक गरीब आदमी से क्या बात करना है, एक स्टूडेंट से हमको क्या बात करना है। और ये सारी चीजें हमने नागपुर में सीखा। सारा कुछ हमारे सुजीत सर, डी कुमार सर सिखाते रह गए कि ये करना है करना। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने लिखा आज के मीटिंग के लिए, मैं तैयार किया कि मैंने क्या क्या किया नागपुर में और कैसे करके मैं खुद डेवलप किया अपने व्यापार को। तो बातचीत करना सीखना, अपने इलाके में जहां भी आपका बिजनेस शुरू हो, जहां 10-20-30 लोग आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, जहां 25-30 लोग वहां पे आ गए, वहां पे एक वीकली मीटिंग की शुरुआत कर दीजिए। जैसे आपके किसी सेंटर पे आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, 20-25-30 ज्वाइनिंग हो गई, वहां पे एक वीकली मीटिंग सेट कर दीजिए, कोई दिन डिसाइड कर दीजिए और उस दिन को कोई ना कोई लीडर, अब कोई लीडर जाए ना जाए आपको जाना है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना खुद आप ड्राइव करिए, फिर लोग आपके साथ में चलने लगेंगे। वीकली मीटिंग से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उसके बाद में इस बिजनेस में अगर आप किसी भी प्लेस से फ्री होना चाहते हैं, किसी भी प्लेस में आप चाहते हैं कि मैं 1 साल 2 साल के बाद मैं अब यहां नहीं रहूंगा, यहां बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगा, तो क्या करना होगा? आपको 2 चीजों पे काम करना होगा। तो पांचवा क्या है? प्लान सोवर तैयार करिए। यानी खुद प्लान दिखाएंगे तो आपका काम होगा, लेकिन आपके साथ में अगर 10 लोग प्लान दिखाना शुरू कर देंगे, ये काम 10 गुना आपका होना शुरू हो जाएगा। और यही मैंने किया। मैंने प्लान दिखाना शुरू किया और मैंने प्लान सोवर तैयार करना शुरू किया। जहां जहां मैं होम मीटिंग करता था, अपने किसी व्यक्ति को खड़ा कर देता कि आप प्लान दिखाओ, चलो आप दिखाओ, डरो मत, जो बचा रहेगा मैं आपको दिखा दूंगा। मैं प्लान सोवर बनाता गया, प्लान सोवर बनाता गया, प्लान सोवर बनाता गया, और बहुत सारे लोग प्लान सोवर तैयार हो गए, बहुत सारे लोग प्लान दिखाने वाले तैयार हो गए। नंबर 6, जब भी आप कहीं काम करते हैं उसमें ड्रेस कोड का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी आप जाते हैं, आपका डाउनलाइन अगर आपको बुलाता है कि सर आइए मुझे इस व्यक्ति से आपको मिलाना है, तो जैसे ही वो आपका डाउनलाइन बोलता है कि आपको सर इस व्यक्ति से मिलना है और ये व्यक्ति ऐसा है, तो आपको क्या, आपका हालात और हुलिया कैसा होना चाहिए? ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए? तो आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। तो ड्रेस कोड पे अच्छा। आप ध्यान दीजिए। और मैंने ये ध्यान दिया, सुजीत सर ने मुझे बात बताया कि ड्रेस कोड पे आप ध्यान दीजिएगा, कपड़े अच्छे पहनिएगा, शर्ट अच्छा पहनिएगा, पैंट अच्छा पहनिएगा, सूट अच्छा पहनेगा, टाई कभी गंदा नहीं होना चाहिए। तो टाई जब नहीं लगाने आता था तो नोक बना के टांग देते थे, 2-4 टाई को टांग देते थे, नोक बनाने आता नहीं था। तो फिर हमने जब देखा कि टाई गंदी हो रही है, तो मैंने क्या किया, तो मेरे टाई बनाना सीखा सर। जब टाई बनाना सीखा तो फिर गंदा होना बंद हो गया, क्योंकि टाई में बांध लेता था। तो ड्रेस कोड पे हमने ध्यान दिया, फिर हमारा बिजनेस वहां बढ़ने लगा। उसके बाद में जब जब हमारे सुजीत सर ने कहा कि जब बड़ा फंक्शन आपके शहर में हो, जब कोई बड़ा सेमिनार आपके शहर में हो, उस सेमिनार की तैयारी इतनी करिए, इतनी करिए कि जैसे आप होली और दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, बड़े फंक्शन, बड़े त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। और यही हमने किया। जब जब नागपुर में बड़ा सेमिनार हुआ, चाहे बीसी छाबड़ा सर का हो, चाहे कोठारी सर का हो, हमने बसों में भर भर के लोगों को लेकर गए। हमारा बिजनेस 30 किलोमीटर दूर होता था, हम वहां से भर के लेकर आते थे, दूर दूर से लोगों को लेकर आते थे, गाड़ियां भर भर कर लेकर आते थे। और इस फार्मूले को हमने याद आपको करना चाहता हूं। इस फार्मूले पे चल के हमने वहां के बिजनेस को बढ़ाया कि जब भी बड़ा सेमिनार हुआ। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आरसीएम का सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो है सेमिनार में लोगों को लेके जाना। बड़ा फंक्शन जब भी हो, जैसे आज बड़ा फंक्शन, एनिवर्सरी एक बड़ा फंक्शन होता है, कंपनी का सबसे बड़ा फंक्शन कौन है? आरसीएम का एनिवर्सरी है। आप एनिवर्सरी की तैयारी करिए, वो एनिवर्सरी की तैयारी आपके जीवन का बहुत बड़ा फंक्शन बन सकता है। तो उसी तरह से मैंने फंक्शन का इस्तेमाल करना शुरू किया, सेमिनार का इस्तेमाल करना शुरू किया, मेरे जीवन में कामयाबी आई। उसके बाद में मेरे सुजीत सर ने एक अच्छी बात कही कि अब आपको अगर फ्री होना है तो आपको लीडर्स का निर्माण करना होगा। आप रॉयल्टी अचीवर हैं तो आपकी टीम में भी रॉयल्टी अचीवर बनने चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने रॉयल्टी का नारा देना शुरू कर दिया कि रॉयल्टी अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, नारा देना शुरू किया और लीडर्स की तैयारी करना शुरू कर दिया। और धीरे 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 आज वहां कितने सारे लीडर, 2 एमराल्ड, 8 टेक्निकल अचीवर, कम से कम 100 से ज्यादा, तो हमको लगता है कि 60-70 ज्यादा तो रॉयल्टी अचीवर है, 60 लोग तो रॉयल्टी अचीवर है वहां, कई सारे लीडरशिप अचीवर है। तो इसके ऊपर हमने काम किया और जो आपको बता रहा हूं ये आप काम करिए, लीडर्स की तैयारी करिए। जितना ज्यादा लोगों का निर्माण करेंगे, जितना ज्यादा लोगों, आज आपको क्या मिल रहा है, आपकी क्या पहचान बन रही है, आपको कितने लोग जानते हैं, ये मत सोचिए। लोगों का निर्माण करिए, लोगों के लिए काम करिए। जब ये लोग जब तैयार होकर काम करेंगे ना, तो आप चद्दर डाल के सोएंगे और आपको लाखों रुपए महीने की इनकम आएगी। तो लोगों का, लीडर का तैयार करना, उसके बाद में एक अच्छी टीम का निर्माण करना।
एक अच्छी टीम का निर्माण करिए, एक अच्छी बेहतरीन हेल्दी टीम का निर्माण करिए, एजुकेटेड टीम का निर्माण करिए, किताब पढ़ने वाले लोगों का निर्माण करिए, कैसेट जो ज्यादा सुनते हैं ऐसी टीम का निर्माण करिए, सेमिनार में जो भर के लेके जाने वाले लोग हैं ऐसी लोगों का निर्माण करिए, जूम मीटिंग में जो आने वाले हैं ऐसी टीमों का निर्माण करिए। एक अच्छी टीम का निर्माण करना अगर जान गए तो फिर आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता है। ये एक बहुत बड़ा फार्मूला है। उसके बाद में लास्ट बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में अगर आपको हिंदुस्तान के हर कोने में इस बिजनेस को फैलाना है तो आप प्लेस बिजनेस स्टेशन तैयार करना शुरू करिए। जितने शहरों में आपका बिजनेस होगा उतना आसान आपका बिजनेस हो जाएगा, उतना आसान ये अभियान हो जाएगा। जितने शहर में बिजनेस उतना बड़ा आपका अचीवमेंट, उतनी बड़ी आपकी इनकम। साथियों, मैंने ये 10 काम अपने जीवन में किया और उसका रिजल्ट रहा कि मैं भूखा भी रहा, मैं सोया भी नहीं, रात भर जगा भी रहा, भंडारे में खा खा के कैसे कैसे मैंने नागपुर बिजनेस किया और आज मैं बिल्कुल वहां से फ्री हूं, बिल्कुल फ्री हूं। अब मैं जाता हूं तो लोग मुझे टिकट लगा के सुनते हैं, लोग मेरे को पैसे लगा के मेरे को सुनते हैं और तब मुझे लगता है कि वाह, जिंदगी में यही तो कहानी है कि जिस दिन आपने लेबोरियस लाइफ को जीना सीख गए, जिस दिन आपने फर्श पे सो के जिंदगी बिता लिया, उस दिन एक दिन गद्दे पे सोएंगे, एक दिन आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता साथियों। और मेरे साथ यही हुआ कि मैंने बिजनेस को बिल्ड किया और आज मैं स्टार एमराल्ड हूं। पिछले महीने में जो मेरा कमीशन बना है वो 1,70,000 के ऊपर कमीशन मेरा बनना है। आज मैं स्टार एमराल्ड हूं और मैं ही नहीं, मेरे नीचे कम से कम नहीं तो 20 लोग ऐसे हैं जिनको लाखों रुपए कमीशन बना हुआ है। आज मैं मुंबई के शानदार अपार्टमेंट में रहता हूं, आज मुंबई के शानदार सोसाइटी में मैं रहता हूं। आज मुंबई में मैंने लगभग 60 से 70 लाख का घर लिया। मैंने नागपुर में मैंने 60 से 70 लाख रुपए का मैंने जमीन परचेज की। करोड़ रुपए मैंने इस बिजनेस में बनाए साथियों। लेकिन इस सब कुछ करने के लिए मैंने संघर्ष किया और वो संघर्ष जब इंजॉय में बदलता है, और ये आपके साथ भी हो सकता है। मेरे साथ हुआ, ऐसा नहीं कि आपके साथ एकदम हो, लेकिन मेरे साथ आरसीएम से पहले मेरे जीवन में संघर्ष नहीं था, जो संघर्ष हुआ मेरे आरसीएम के बाद। लेकिन आज वो मजा आता है साथियों, जब गर्मी लगती है और पंखा चलता है तो गर्मी का मजा आता है कि कितना ठंडक मजा आता है। और आज मैं बहुत शानदार लाइफ जी रहा हूँ। मैं 3 भाई हैं, मेरा एक भाई सीआरपीएफ में कमांडो है, एक भाई मेरे बड़े भाई मेरे साथ में रहते हैं, हम दोनों भाई मिलके मुंबई में रहते हैं, हमारे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। हम हर महीने, नौकरी करने वाला व्यक्ति मुंबई से साल में एक बार जाता है, रंजीत सिंह आरसीएम के बल पे हर दूसरे महीने गांव में पहुंचा रहता है। ये ताकत है, फ्रीडम की दुनिया है, फ्रीडम एकदम लाइफ में बिल्कुल फ्रीडम है, कोई बॉस नहीं है, कोई अपनी मर्जी के हम मालिक हैं। इस तरह से मैंने जिंदगी जी और मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस भेजा, जो मेरी लाइफ को शानदार बना दिया। और आप मेरी कहानी से एक बहुत बड़ा मैसेज आप ले सकते हैं कि संघर्ष करिए, संघर्ष के बाद कहते हैं डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। अगर आप संघर्ष किए हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और जितने भी कामयाब लोग हैं सभी लोगों ने संघर्ष किया है, चाहे सुरेंद्र वत्स सर हो, चाहे कोठारी सर हो, चाहे और बाहर की दुनिया में जितने भी कम अमीर लोग हैं, सभी लोगों ने संघर्ष किया है। मैंने भी आरसीएम के लिए संघर्ष किया, मैं भी आरसीएम के लिए भूखा रहा, मैं भी आरसीएम के लिए नीचे बिछा के सोया, मैं भी आरसीएम के लिए बहुत सारे लफड़े झेड़े, लेकिन आज मैं कामयाब हूं, आज मैं स्टार एमराल्ड हूं। और ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है साथियों। मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना और ये कहानी इतनी लंबी है कि एक दिन में हो नहीं सकती है और 40-50 मिनट में हो नहीं सकती है। इसके लिए तो महीनों महीनों हम कहानी बताते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी बात को सुने और आप भी अपनी कामयाबी का राज